गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट जो सेशन है इसमें पढ़ा था 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें से हमने देखा था कि जो पदार्थ है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो कितने थे? 3। पहला था ठोस, जिसके बारे में हमने पूरी डिटेल में पढ़ लिया था। दूसरा था द्रव और तीसरा था गैस। ये पदार्थ की अवस्थाएं हम इसको बोल सकते हैं। ठोस अवस्था के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठोस अवस्था में हमने क्या पढ़ा था कि ठोस पदार्थ वो होते हैं जिनका अपना एक निश्चित आकार होता है तथा उस आकार को हम जो है बदल नहीं सकते हैं। आज हम द्रव के बारे में पढ़ेंगे। द्रव के बारे में जो मेन बातें हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहला है इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। मतलब जो द्रव है उसका कोई एक आकार नहीं होता, बल्कि समय तथा स्थान के हिसाब से इसका जो आकार है वो बदलता रहता है। जो आयतन है इसका, वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं, आयतन इसका निश्चित होता है। निश्चित आयतन होता है इसका। अब निश्चित आयतन कैसे हुआ? द्रव क्या, जैसे मान लो हम पानी की एग्जांपल लेते हैं। तो जो पानी है, अगर हम उसको एक कंटेनर में, एक बर्तन में डालते हैं, मान लो हमने पानी को गिलास में डाला, तो पानी का जो आकार है वो गिलास के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। उसी पानी को अगर हम कटोरी में डाल देते हैं तो उसका जो आकार है कटोरी के हिसाब से आकार को ले लेगा। बट जो उसका आयतन है, जो वॉल्यूम है, जो उसकी क्वांटिटी है, जितना पानी हमने गिलास में से कटोरी में डाला वो तो सेम रहा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो जो लिक्विड है या द्रव है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन जो है वो निश्चित होता है। ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्या है द्रव के बारे में? विसरण। विसरण होता है अपने आप में समा लेने की क्षमता। जैसे पानी है, मान लो पानी में हम कोई अदर लिक्विड डालते हैं, मान लो नींबू का रस हमने पानी में डाला, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप उसमें जो है वो घुल जाता है। तो वो क्या हो गया? नींबू के रस और पानी का विसरण हो गया। यानी कि जो द्रव होते हैं उनका आपस में विसरण संभव है। जैसे हमने बोला था ठोस है, मान लो चीनी है और उसमें हमने कुछ और डाल दिया, गुड़ डाल दिया, जब मिश्री डाल दी, तो वो हमें अलग अलग दिखेंगे। हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीनी है, कौन सी मिश्री है, या कौन सा गुड़ है। लेकिन द्रव के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लो पानी में हमने कुछ डाला, कोई ड्रॉप डाली मान लो, या नींबू का रस डाला, तो हम उनको अलग अलग नहीं देख पाते, जबकि उनका एक मिश्रण बन जाता है आपस में विसरित होके, जिससे वो एक सोल्यूशन बन गया, मिश्रण बन गया। लेकिन हम ये नहीं ढूंढ पाएंगे कि नींबू का रस कहाँ कहाँ पर है और पानी कहाँ कहाँ पर मौजूद है। अब जो द्रव है उसमें जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं, इन तीनों अवस्थाओं का विसरण संभव है। कैसे? देखते हैं। जैसे मान लो कोई गैस है, वातावरण में जैसे बहुत सारी गैसें हैं, तो वो गैसें क्या होता है? पानी में, मान लो समुद्र है, कोई समुद्र में पानी है, तो वो सारी गैसें जो है वो पानी में घुल जाती हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है मनुष्य जब कोई भी जीव है उसको जीने के लिए, श्वास लेने के लिए, सांस लेने के लिए बहुत जरूरी जो एक गैस है ऑक्सीजन, उसकी जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार कुछ जीव ऐसे हैं जैसे पौधे हो गए, जिन्हें जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन तथा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों की जरूरत जो है हमें पड़ती है, इसलिए सांस लेने के लिए कोई भी जो जीव है उसको। तो ये जो गैसें हैं पानी में घुल जाती हैं। जब ये गैसें पानी में घुल जाती है, आपने देखा होगा जो समुद्र है, जब पानी में रहने वाले, समुद्र नाम ही वो छोटे तालाब है, उसमें बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, तो उन जीव जंतुओं को भी सांस के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। वो ऑक्सीजन पानी में उन्हें कहाँ से मिलती है? जो पानी में घुली हुई गैसें हैं उनकी
सांस लेते हैं। तथा जो गैस है उसका इससे क्या प्रूव हो गया, जो विसरण, गैस का विसरण पानी में संभव है तथा पानी में जो विसर्जित गैसेस होती है उनकी सहायता से जो है, जो समुद्र में या पानी में रहने वाले जीव है वो सांस ले पाते हैं। अब ये हो गया इसका गैस का द्रव में विसर्जन। अब नेक्स्ट चलते हैं उनमें, जैसे मैंने आपको बताया कि इन तीनों का विसरण आपस में संभव है। क्यों? क्योंकि ठोस में हमने क्या देखा था, जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें जो है, जो कण होते हैं वो आपस में बहुत साथ साथ में जुड़े होते हैं, उनमें कोई स्पेस नहीं होता। लेकिन जो द्रव होता है उनमें जो कण होते हैं वो थोड़ी दूरी पर होते हैं, मतलब आपस में वो जुड़े नहीं होते हैं। अब कोई भी ये कण जब आपस में नहीं जुड़े हैं, जब हम इसमें कोई दूसरी वस्तु डालेंगे तो जो रिक्त स्थान है वो वस्तु, इसमें जो रिक्त स्थान है उनका स्थान ले लेगी, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में मिक्स हो जाएंगे तथा हमें पता नहीं चल पाएगा कौन सी जो लिक्विड या कौन सी गैस या कौन सा क्या इसमें घुला हुआ है, जब तक कि हम इससे कोई रासायनिक प्रक्रिया नहीं करते, जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे। इसका कारण क्या हो गया, अधिक रिक्त स्थान होता है इसमें, इसका एक कारण ये हो गया। तथा इनमें जो गतिज ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा होती है। क्यों होती है गतिज ऊर्जा ज्यादा इसमें? क्योंकि इसमें रिक्त स्थान ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल है वो बहुत ज्यादा तेजी से मूव करते हैं। मूव करने की वजह से आपस में वो टकराते हैं, टकराने की वजह से उनमें गतिज ऊर्जा पैदा होती है, और ये ऊर्जा जो है एज कंपेयर टू ठोस द्रव में ज्यादा होती है। अब हम नेक्स्ट करेंगे गैसीय अवस्था के बारे में जानेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है गैसीय अवस्था, पदार्थ की गैसीय अवस्था। बच्चों आपने बहुत सारी जैसे रोड पे या किसी शॉप पे देखा होगा, गुब्बारे वाली शॉप्स पे, कि जो गुब्बारे बेचने वाला होता है उसने एक पंप रखा होता है। वो क्या करता है, उस पंप से प्रेशर उसको देता है पंप को, तथा उसमें से गैस यानी जो हवा होती है वो गुब्बारों में भरता है। तो इतना छोटा सा गुब्बारा जो है वो फूल के कितना बड़ा हो जाता है। उसका कारण क्या है कि जो गैस है, गैस की जो एक संपीड़न कहते हैं, कंप्रेशन, वो जो है उसमें बहुत ज्यादा होता है। यानी कि हम बहुत सारी गैस को, बहुत बड़ी मात्रा में गैस को एक छोटे से प्लेस पे इकट्ठा हम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में जो हम सिलेंडर यूज करते हैं उसमें होती है LPG, द्रवित पेट्रोलियम गैस या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसको हम बोलते हैं। उसमें बहुत मात्रा में गैस होती है, लेकिन उसको हम जो कंपनी वाले हैं या जो सिलेंडर देने वाले हैं उन्होंने बहुत छोटे से सिलेंडर में उसको जमा कर रखा होता है। इसी तरह से एक होती है CNG, ये वाली जो गैस है, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका नाम है। इसको आजकल गाड़ियों में भी यूज कर रहे हैं। इससे मतलब बहुत सारी चीजों में हम इसको यूज कर सकते हैं। इसको जो है छोटे छोटे सिलेंडर होते हैं, उनमें भर के एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से ले जाया जा सकता है। लेकिन जो इसमें गैस भरी होती है वो बहुत ज्यादा टाइम तक चलने वाली तथा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो क्या है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में जानते हैं। जो गैसेस हैं उनमें उनके जो कण होते हैं, जैसे हमने देखा ना कि ठोस जो है उनके कण आपस में चिपके हुए होते हैं, द्रव जो है उनके थोड़े दूर दूर होते हैं। जो गैसेस है उनके जो कण हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर दूर होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारा रिक्त स्थान होता है। इसी वजह से क्या होगा, एक हमने पढ़ी थी गतिज ऊर्जा, इनमें वो जो है गतिज ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये अत्यधिक गतिशील होते हैं, है ना। जो इसके कण होते हैं वो अत्यधिक गतिशील होते हैं। अनियमित,
बहुत तेजी से इसके जो कण है वो चलते हैं। गैसों का विसरण अन्य गैसों में बहुत जल्दी होता है। जैसे मान लो हमारे पास कोई गैस है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, और एक रूम में हमने कार्बन डाइऑक्साइड फैला दी, वहीं पे हम कोई सिलेंडर लेके आए ऑक्सीजन उसका कार्बन डाइऑक्साइड का या किसी अदर गैस का, उसको भी हमने खोल दिया, तो एकदम से दोनों गैसेस जो है वो फटाफट से मिक्स हो जाएंगी आपस में, और मतलब विद इन द सेकेंड वो आपस में विसरित होती है, या कह सकते हैं आपस में मिल जाती हैं, तथा हम उनको किसी भी प्रकार से भिन्न भिन्न नहीं देख पाते कि कौन सी गैस कहाँ है। ये क्यों संभव है? क्योंकि इनमें बहुत सारा रिक्त स्थान है। मान लो ये CO2 गैस है और बहुत फैली हुई है, इसीलिए हमने कोई और गैस मिक्स कर दी तो उसके कण जो कहीं पे भी जाके जो है आपस में विसरित हो जाएंगे। जैसे आपको एक मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे मान लो किचन में खाना बन रहा होता है, तो हम किसी दूसरे रूम में बैठे हों या किचन से बाहर कहीं भी बैठे हो, तो हमें एकदम से पता चल जाता है एकदम से कि खाना जो है वो बन चुका है, या कौन सा खाना बन रहा है, कौन सी सब्जी बन रही है, वो खुशबू से ही हमें पता चल जाता है। वो कैसे हुआ? जो हवा है वो एक गैस है, आपको पता है जो हवा है हमारे एनवायरमेंट में जो हवा है वो गैस है। उस गैस के साथ जो खाना बन रहा है, जो उसकी खुशबू थी, वो भी एक तरह से क्या है? गैस है। वो आपस में दोनों मिल गई। जैसे जैसे हवा चलती गई, हवा मूव होती गई, उसी प्रकार वो खाने की खुशबू भी साथ साथ में मूव होती गई। उसकी वजह से वो हमारे मतलब नाक में गई, तथा हमें पता चल जाता है कि आज किचन में क्या बन रहा है, जहाँ ये पता चल जाता है कि खाना जो है पक चुका है। क्योंकि जब हम ये गैस है मान लो इसको हम हीट करते हैं, तो इसकी जो गति है, गतिशीलता जो है इसकी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब हवा जो है वो तो अपने नॉर्मल टेम्परेचर में है, जो खाने की खुशबू है वो अलग हवा बन गई, क्योंकि उसमें जो है ज्यादा गति होगी, किसकी वजह से? जो उसमें गर्मी है उसकी वजह से। तो वो दुगनी तेजी से हमें पता चलेगा कि आज जो खाना जो है वो बन चुका है, या आज खाने में क्या बना है। तो हमने पढ़ा आसपास के पदार्थों में ठोस अवस्था, गैस अवस्था तथा द्रव अवस्था। इसमें याद रखने लायक बातें जो है, ठोस जो है उनमें जो है बहुत ही कम रिक्त स्थान होता है, उनमें विसरण की क्षमता नहीं होती है, जो बहुत ही कम होती है। उसके बाद की गैसेस जो है उनमें रिक्त स्थान जो है वो बहुत ज्यादा होता है, गतिशीलता होती है, लेकिन गैस की अपेक्षा द्रव में कम जो है वो गतिशीलता होती है, तथा विसरण की क्षमता भी जो है, लिक्विड में तीनों चीजें विसरित हो सकती है, गैस भी, ठोस भी तथा द्रव भी। द्रव आपस में विसरित हो सकते हैं। जो गैसेज है उसमें गैसों का ही विसरण ज्यादातर होता है, द्रव का किसी किसी केसेस में हो सकता है, लेकिन ठोस का विसरण उसमें नहीं होता। अब ये तो हो गई ठोस, द्रव तथा गैस की अवस्था के बारे में। अब एक ये क्वेश्चन आता है कि जो ठोस है, मान लो ये कोई ठोस पदार्थ है, क्या इसको हम द्रव में या गैस में परिवर्तित कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस, हाँ, हम किसी ठोस पदार्थ को द्रव या गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। ये कैसे होगा? जब हम जो ठोस है उसको हम द्रव में या गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जब हम किसी ठोस को बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये मेल्ट हो के द्रव में कन्वर्ट हो जाता है। अब अलग अलग जो ठोस होते हैं उनका अलग अलग गलनांक होता है। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? कि जब हम लगातार किसी ठोस चीज को गर्म करते रहेंगे, तो कुछ ठोस तो ऐसे हैं जो जल के बिल्कुल राख हो जाते हैं। राख होते हैं तो डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गया ऊष्मा के बाद? गैस में, क्योंकि वो जो ठोस था वो जल के उसकी जो भी उसमें से गैसेस निकली वो वातावरण के साथ जाके मिल गई। कुछ ठोस जो है वो द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि
मान लो कोई लोहे की चीज है, अब अगर हम उसको लगातार गर्म करते रहेंगे तो क्या होगा, वो आखिर जो है वो एक द्रव के रूप में जो है वो बन जाएगी। होता कब है, देखो ठोस को हमने ज्यादा गर्म किया, वो द्रव में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इस ठोस को जो द्रव में कन्वर्ट हुआ है, द्रव में बदल गया है, उसको और अधिक अगर हम गर्म करेंगे, और अधिक हीट करेंगे, तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हमने लोहे का एग्जांपल लिया, द्रव बन गया होगा, अब हम फिर इसको जलाते रहे, हीट करते रहे तो क्या होगा, वो पूरी तरह जल जाएगा। उसमें से जो उत्पन्न होंगी गैसेस वो वातावरण में मिल जाएगी। इस प्रकार वो एक गैस अवस्था में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब इसी से उल्ट अगर हमारे पास कोई गैस है, क्या हम उसको द्रव या ठोस में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, कुछ गैसेस ऐसी है। अब ये मान लो गैस है, गैसेस में ये जो है ऊष्मा जो है ज्यादा होती है, जैसे गतिज ऊर्जा जिस चीज में ज्यादा है तो उसकी हीट भी जो है वो ज्यादा होती है। अब इसको मान लो हमने ठंडा किया गैस में, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंडा किया, तो ये किसी पॉइंट पे आके कुछ गैसें जो है वो द्रव में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद और ज्यादा अगर हम इसको ठंडा करते हैं तो यही द्रव में कन्वर्ट हुई गैसें दोबारा जो है ये ठोस बन जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने आसपास के पदार्थों के बारे में जाना। जितने भी हमारे सराउंडिंग में पदार्थ हैं 3 प्रकार के होते हैं, या तो वो हमें ठोस अवस्था में मिलेंगे, या द्रव अवस्था में मिलेंगे, या गैस अवस्था में मिलेंगे।